आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और सभी वीवीआई क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं कि हम आपको 1000-2000 क्वेश्चंस याद करवाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ 150-200 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उतने आपके 40 नंबर के लिए काफी हैं। आपको 80 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 40 को आपको टिक करना है। और ये 2024 के एग्जाम के लिए काफी वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं। इसका पीडीएफ हमने क्लास में सभी को दे दिया है। इसका टेस्ट भी हो गया है और आप लोग यहाँ से अपना आंसर मिला लीजिएगा। और जो भी लड़के एग्जाम देने जा रहे हैं वो इसमें से अपना पढ़ के ही जाएंगे और चेक करके एक बार वीडियो देख के जाएंगे, ताकि उनका रिवाइज हो जाए। आज हम इस वीडियो में ये क्वेश्चंस को पूरा कराएंगे और इसका आंसर भी कराएंगे। आप लोग इसको टिक कीजिएगा। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपको कि पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। हमें आपको कलर सिलेक्ट कर लेने दीजिए, एक मिनट। इसमें है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस को पूछेगा कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। बहुत बार सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। चौथा क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा है कि जिलबेरिन एक संस्था थी। जिलबेरिन किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की। जिलबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। आगे इसमें आपको छठवां क्वेश्चन दीजिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपको हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। सातवां क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बोल्शेविक क्रांति आपको हुई थी नवंबर 1917 में। डेट नहीं पूछता है, बस मंथ ही रहता है कि कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में। आठवां क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग आपको हुआ था रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में। जिन लड़कों के पास ये पीडीएफ नहीं है वो हमारे नंबर पर मैसेज करेंगे, हम उनको पीडीएफ सेंड कर देंगे। चलिए, इसमें ये क्वेश्चन है अगला कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन आपको किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रोटस्की। ट्रोटस्की लाल सेना का गठन किया था। आगे है 10 नंबर में कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है, तो हिंद चीन में कोलोन आपको फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता है। आगे चलिए, इसमें आपको क्वेश्चन है 11 नंबर की हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी भी था और धार्मिक भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए एंड बी दोनों, ए एंड बी है। ऑप्शन लिखने में दिक्कत हुआ है। क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों, इसका याद रखिएगा, क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों होता है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन की नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, तो गांधी जी ने दांडी से एक यात्रा किया था, दांडी मार्च। इसी के स्थान से इन्होंने ये शुरू किया था। आगे है आपको क्वेश्चन नंबर 13 में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसका नहीं कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन इसमें है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दी गई, मतलब किस किसान आंदोलन के दौरान इनको वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी गई थी, तो इसमें हो जाएगा बारदोली। बारदोली के दौरान इनको दी गई थी। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1920। इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर हम आपको दिखा दे रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो ये आपको हुआ था इंग्लैंड में। ये आपको कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया, तो ये हो जाएगा मध्यम वर्ग। कौन सा, मध्यम वर्ग आपको इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्रचलित स्थल व्यापारिक मार्ग था, तो इनमें कौन व्यापारिक मार्ग प्रचलित था, तो रेशम मार्ग, सिल्क रूट जिसे कहा जाता था, रेशम मार्ग। ये हो जाएगा आपको आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। 19वां है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपको जेनेवा। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। 20 नंबर है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, हो जाएगा 1944। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था, चीन में। इस सभी क्वेश्चन आपको देखने आना है और आप जो ये हम कलर कर रहे हैं ऐसे, ये सही है या ऐसे टिक वाला सही है, आप कमेंट में बताइएगा कैसे हम कर। जैसे देखिए गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म आपको
हुआ था ये आपको जर्मनी में। तो ये आप बताइएगा कि क्या ऐसे टिक वाला ही सही रहेगा या ई वाला सही रहेगा? आपको बताना है, हमें देखने से तो ये वाला ही सही है, तो हम उस वाला ही करेंगे। चलिए ठीक है, बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 में है कि ये गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की थी। ठीक, आगे क्वेश्चन है आपको कि बांग्लादेश 24 नंबर, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971, 1971, 1971। आपको है 25 नंबर में कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 25 नंबर में है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10.08% की बिहार का है। ठीक ना, आगे चलिए 26 नंबर में। बिहार बोर्ड में सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, इतना याद रखिएगा। 26 में है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो भारत में महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था की गई है? जो क्वेश्चन था कि उसमें क्वेश्चन था पिछला वाले में कि महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ है, तो पंचायती राज संस्थाओं में। आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज संस्थाओं में। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। आगे है 28 नंबर में कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इसमें कह रहा है कि विरोधी नहीं थे, तो विरोधी नहीं थे जेड गुड्डी। ठीक, ये विरोधी नहीं थे जेड गुड्डी। अगला है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगा अस्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगा अस्थनीज। आज सबको पीडीएफ लेकर पीडीएफ पे इसको टिक करते रहना है, ठीक, और उसको याद भी करना है बाद में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे है कि संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन होगा? तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। ये हो जाएगा अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण होता है। अगले देखिए 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, बाकी ये तो राज्य है, ये भी राज्य है और ये भी राज्य है। आपको है 32 नंबर में कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय, यानी कि संघीय और संसदीय दोनों शासन प्रणाली भारत में मौजूद है। ठीक, 33 नंबर है कि पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? तो पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम आपको लागू हुआ था राजस्थान। लागू हुआ था कहाँ? राजस्थान में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान आपको होते हैं सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। 35 नंबर है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल आपको होता है 5 वर्षों का। ठीक, आगे चलते हैं 36 नंबर में कि भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? मतलब वोट देने की न्यूनतम आयु, तो ये हो गया है 18 साल। 18 साल से आप रहेंगे तो वोट डाल सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? मतलब कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में वो बताना है। तो आपको 22 भाषा है। कितना भाषा? 22 भाषा 8वीं अनुसूची में, याद रखना है ये सब। चलते हैं 38 नंबर की ओर। 38 में है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत में पहला नगर निगम बना था आपको चेन्नई के मद्रास में। तो ये चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 39 नंबर की भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1959, यानी 1959 में। ठीक, अगला है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है? तो भारत में बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत होती है, त्रिस्तरीय, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। 41 है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? कहाँ प्रत्यक्ष है? तो स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत वाला भी कई बार पूछ चुका है कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष। ठीक, और कहाँ कहाँ प्रत्यक्ष है? तो स्विट्जरलैंड। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख बोला जाता है। ठीक, इन सब में से इसका आंसर हो जाएगा प्रमुख। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है पंचायत सचिव। पंचायत सचिव ही सचिव होता है इसका। इस ऑप्शन में आपको देख के टिक करना है, ठीक, अलग से नहीं, जो दिया है उसी में टिक करना है। आगे देखिए 44 नंबर में सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून आपको बना था 2005 ईस्वी में, 2005 में। अगला क्वेश्चन है आपको 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना
किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो जब जब बहुत से दल रहेंगे तभी गठबंधन बनेगा, एगो रहेगा तो थोड़ी गठबंधन बनेगा, दुगो में भी नहीं, बहुदलीय व्यवस्था में ही होती है। तो बहुदलीय व्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है आपको कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी कि एलजेपी जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह क्या होता है? तो बंगला, यानी कि घर उस पे बना रहता है। उनके झंडे पे क्या बना रहता है? तो एक घर का चित्र होता है, यानी कि बंगला। ठीक। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, यहाँ पे क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। 49 नंबर क्वेश्चन में है कि जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? यानी कि जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी, इसका गठन कब हुआ था? तो 1999 में इसका गठन हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून आपको लागू होता है संसद और विधायक पे। इसका बी ऑप्शन सही होगा, संसद और विधायक पे, संसदों और विधायकों पर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मतलब चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो राष्ट्रपति नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री नहीं देते, निर्वाचन आयोग देता है। कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग इनको चुनाव चिन्ह प्रदान कराता है। ठीक। 52 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 52 में है, सभी लोग पीडीएफ में टिक करते जाएंगे, दोबारा वीडियो मत देखिएगा, पहले बार में ही टिक करते चलिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करके आपको क्लास में आना है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहाँ पे है? ब्रिटेन, सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। अगला क्वेश्चन 53 में है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे रुक जाइए। 54 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? शिक्षा से, भ्रमण से, उर्वरक से? ये सब नहीं होगा, इसका आंसर होगा पर्यावरण से। आंसर क्या होगा? पर्यावरण से। सभी लोग टिक करेंगे और जिनका टिक करने में देर हो जा रहा है वो वीडियो को पॉज करके टिक करेंगे। ठीक। आगे देखिए 54 नंबर, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुआ था राजस्थान। कहाँ से? राजस्थान। और इसमें आपको 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। अभी इसके मुख्य चेहरा के रूप में एक और टिकैत है, राकेश टिकैत करके है, लेकिन प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। 57 नंबर क्वेश्चन है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के किस दल ने सरकार बनाई थी? तो बिहार में जनता दल, आरजेडी और कांग्रेस, ये तीनों की सरकार बनी थी 2015 में, तीनों मिलकर गठबंधन करके सरकार बनाए थे। 58 क्वेश्चन देखिए दिया है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है ब्रिटेन में। किस देश में? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। आगे क्वेश्चन है 59 नंबर कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? मतलब इनमें से कौन सबसे अच्छा होना चाहिए? तो राजतंत्र बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र, हाँ लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। ठीक। तो लोकतंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 में देखिए दिया है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या हो सकता है? तो इसमें हो जाएगा विकास। क्या होगा? विकास। विकास होना जरूरी है लोकतंत्र में। ठीक। आगे क्वेश्चन है 61 नंबर कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था, पीछे क्वेश्चन आए थे तो उसमें हमने बताया था कि अप्रत्यक्ष भारत में लोकतंत्र है और इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। 62 नंबर है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा था। यहाँ पे आ जाइए 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है, 63 नंबर में है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। मतलब जिनमें क्षेत्रवाद की भावना हो जाएगी उसका एक कुपरिणाम क्या है? तो इसका कुपरिणाम अलगाववाद, यानी कि क्षेत्रवाद की भावना आ जाएगी तो आप अलग होना चाहेंगे, कहेंगे कि हमारा राज्य को बांट दीजिए, हम इधर रहेंगे, आप उधर रहिए, तो ये इसका अलगाववाद हो जाएगा। 64 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य इसमें चारों में से बिहार है। ठीक। और आगे क्वेश्चन देखिए 65 नंबर से। 65 नंबर है कि निम्न में किसको प्राथमिक प्राथमिक यानी कि फर्स्ट
सेक्टर यानी कि क्षेत्र कहा जाता है। प्रथम क्षेत्र कौन है? तो प्रथम क्षेत्र आपको हो जाएगा कृषि। कृषि क्षेत्र को पहला क्षेत्र कहा जाता है। और इसी में और पा जाएगा दूसरा क्षेत्र, तो दूसरा क्षेत्र औद्योगिक हो जाएगा और तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो जाएगा। तीनों क्षेत्र हर साल पूछता है, फिक्स है कि पूछेगा ही। 66 नंबर है कि भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। मतलब भारत में योजना आयोग का गठन कब किया था? तो 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। इसमें पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी है और साम्यवादी भी है, सभी लोग इसमें है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित हो जाएगी। ठीक, आगे है 68 नंबर क्वेश्चन की इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अभी जस्ट देखिए पीछे ही क्वेश्चन है और इसका एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो ये सभी जो पीडीएफ में क्वेश्चन डाले गए हैं, ये बहुत सोच समझ के डाले गए हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप याद करके ही एग्जाम में जाइएगा। 69 नंबर में है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? मतलब योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था? नीति आयोग। और ये मोदी जी ने बनाया था नीति आयोग को, जब वो प्रधानमंत्री बन के आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। 70 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, 70 में दिया है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश, यानी जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित। भारत अभी विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, यानी कि विकसित हो रहा है। ठीक, 71 71 में है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 देखिएगा, 72 नंबर है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि तीनों क्षेत्र में से कोई ना कोई जरूर पूछता है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। आज ये 73 नंबर पे, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है गोवा का। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है गोवा का। 74 नंबर क्वेश्चन में है आपसे कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसमें आपको आंसर मिल जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी नंबर में। ठीक, आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। 75 में है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। 76 नंबर क्वेश्चन में है, 76 नंबर में है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868, 1868 में। कंफ्यूज होके ये वाला मत मार दीजिएगा। ठीक, 1868। 77 नंबर क्वेश्चन में है कि किसने कहा मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा था? तो हर्टले विदर्स ने कहा था। 78 में है कि भारतीय मुद्रा बाजार को किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन होता है? तो इसमें होता है अल्पकालीन ऋण का लेन देन होता है भारतीय मुद्रा बाजार में। 79 क्वेश्चन है आपके सामने की विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। मतलब कहीं भी कुछ सामान लेते हैं तो मुद्रा दे देते हैं, यानी पैसा दे देते हैं। कोई चेक थोड़ी देता है, बड़े बड़े अलग अलग जगहों पर होता है। 80 नंबर में है कि एटीएम का अर्थ क्या है? तो एटीएम का अर्थ है आपको स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टेलर मशीन, एटीएम का अर्थ क्या है? स्वचालित टेलर मशीन। आगे है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक, 81 है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? 82 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक। ये देखिए क्वेश्चन को, इस सबको छोड़ना नहीं है, इस सबको आप एक बार पढ़ के रहिएगा। सोशल साइंस के क्वेश्चन है, ये आपको याद रहेंगे और यही सब एग्जाम में आएंगे, जाके आप देख के आइएगा परीक्षा में। ठीक, 83 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935। कब हुई थी? 1935 में। ठीक, आगे है आपको सामने 84 नंबर की व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969। 1969 आपको सी नंबर में मिल जाएगा। 1969। ये देखिए माउस थोड़ा फिर से इसको, सी नंबर इस पे याद रखिएगा, सी है ये वाला सी ऑप्शन में होगा। ठीक, आगे आपको चलते हैं 65 नंबर पे। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 14। ठीक, 86 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? देखिए पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र। पहला होता है कृषि, दूसरा होता है उद्योग और तीसरा होता है सेवा। तीसरा क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। ठीक है,
और सर 87 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 87 में है, 87 हाँ 87 में है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो इसमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक जो है ना, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अब यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो पहला याद रखिएगा कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा, तीसरा में हो जाता है सेवा। तो दूसरा पूछ रहा है द्वितीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा उद्योग। द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो उद्योग को कहा जाता है। ठीक। अब 79 क्वेश्चन है, 89, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय उसे कहते हैं जो बहुत से देशों में चलती हो, यानी कि बहुत देशों में। तो फोर्ड मोटर्स ये तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोका कोला, कोका कोला ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सैमसंग ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका आंसर हो जाएगा सभी, ये सभी। देखिए पहला ही पढ़ के, पहला ही टिक मार के नहीं निकलना है, सब एक बार देख लेना है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सभी। 90 क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई। डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1995, 1995। 96 क्वेश्चन है आपके सामने की वैश्वीकरण के मुख्य वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 है। 92 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। नहीं है, इससे पीछे एक आया था कि कौन है, और यहाँ पर है कौन नहीं है। तो फोर्ड मोटर्स है, कोको कोला भी है, सैमसंग भी है। पार्ले और मोटर्स, यानी कि पार्ले और मोटर ये नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों तो है, हम जानते हैं पहले क्वेश्चन में ही। अब ये नहीं है, ये हम टिक करके निकल जाएंगे। 93 क्वेश्चन में है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 93 का है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या कानून कब लागू हुआ, मतलब ये कानून कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1986, 1986 में। देखिए 68 और 86 देख के मारना है। ठीक। ट्यूशन में भी कई लड़के इसको गलत मार दिए हैं, 68 मार दिए हैं। ठीक। पेपर चेक कर रहे थे तो पता चला है। 95वां क्वेश्चन देखिए कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, 0 रुपया। ठीक। 1 भी रुपया नहीं लगता है, तो इसमें हो जाएगा डी आंसर। ठीक। आपको है 96 नंबर क्वेश्चन कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता किसको सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मतलब सोना का पहचान कैसे किया जाता है, तो उसको हॉल मार्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हॉल मार्क का होना चाहिए। 97 है कि लौह अयस्क है। लौह अयस्क मतलब कौन सा संसाधन है। अच्छा क्वेश्चन है 97 नंबर की, लौह अयस्क कैसे संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है लौह अयस्क। 98 क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। अब ये सभी क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, और ये सब आने वाले क्वेश्चन है ये सब, और ये आसान चैप्टर के क्वेश्चन है। इसको एक बार देखिए, याद कीजिए, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। कोयला, कोयला बोल दिया है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला जो है आपको अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय। कोयला में कहा है अनवीकरणीय संसाधन। 99 क्वेश्चन देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये क्वेश्चन जो है ना 99, ये बहुत जगह अलग अलग इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका आंसर हम आपको कमेंट में दे देंगे। यहाँ पे 100 नंबर देखिए अभी। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा आपको हो जाएगा मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, जल जैविक और चक्रीय। तो पुनः पूर्ति योग्य इसका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य। ठीक। ऐसे मानव ने ही इसे बनाया है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर करिएगा आप लोग पुनः पूर्ति योग्य। ठीक। यहाँ पे है 101 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो कोयले का भंडार सीमित है, हवा सीमित नहीं, मिट्टी नहीं, सौर सकते हैं, तो कोयला आंसर हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है, मतलब भूमि कट रहा है वहां पे अधिक सिंचाई के कारण। 103 क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर होता है। 104 क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। 105 नंबर क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो इसको एंड्रीन, एंड्रीन ये होता है एक रसायन जिससे इसको खत्म किया जाता है। 106 नंबर में है कि मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय होना चाहिए। चलिए ठीक है, इतना भी। मरुस्थल मृदा का विस्तार कहाँ है, सबसे अधिक राजस्थान में। मरुस्थल मतलब कह रहा है कि रेगिस्तान कहाँ है, तो राजस्थान, ये हो जाएगा राजस्थान। 107 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है।
भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। किसका विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। 108 नंबर क्वेश्चन है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, मतलब इनमें से किससे संबंधित है? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय तो भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है ये वाला। ठीक। 109 क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है 109 में कि भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, हीराकुंड बांध। ठीक। आगे आइए 110 में कि इनमें किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, मतलब इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 111 में कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, मतलब होती है। निहित का मतलब रहना। तो जल, प्राणियों में जल कितने परसेंट होता है? तो ये होता है 65%। कितना करिएगा? 65%। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 112 में है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। और नीला रंग क्यों दिखाई देता है, ये हम आपको साइंस में पढ़ा चुके हैं। 113 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक, आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ गया है। ठीक। 114 में है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू। 114 का आंसर हो जाएगा आपको पंडित नेहरू। 115 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 115 में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। बीचों बीच मध्य प्रदेश भारत सेंटर में है, ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश। 16 देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन में है, यानी कि वन है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है, वही इसका मेन अर्थ हुआ इस क्वेश्चन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि यहाँ पे 7%, 7% इसका आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें है 117 में, 117 में है कि इनमें इनमें कौन सा जीव, इनमें कौन सा जीव, इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? तो देखिए, घड़ियाल और मगरमच्छ ये दोनों एक ही में दे दिया है। तो घड़ियाल हो सकता है कि भारत में सिर्फ हो, लेकिन मगरमच्छ बहुत जगह पाया जाता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसका आंसर करिएगा डॉल्फिन। इसका आंसर डॉल्फिन। 18 है कि सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ है? कर्नाटक में नहीं, केरल में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का भाग पड़ता है, और इसका कुछ भाग बांग्लादेश में भी पड़ता है, इसका कुछ भाग बांग्लादेश में भी पड़ता है। 119 नंबर क्वेश्चन है आपको, 119 में जाइए। 119, हाँ। भारत में, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर, यानी कि मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। यहाँ पे अगला है कि बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 5%। देखिए, अभी ये आपको पिछले क्वेश्चन में आया था कि बिहार के कितने परसेंट क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो यहाँ पे 7% है। कितना है? 7%। लेकिन अभी यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे कि बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 5%। ऑप्शन के अनुसार चलना है। देखिए, ऑप्शन कितना बड़ा बड़ा दिया है, 25 दिया है, 20 दिया है, 15 दिया है, यानी कि 5 से 10 के बीच में और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। और वहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया है कि बिहार में कितने परसेंट वन का क्षेत्र है, 15 दिया है, 20 दिया है, 18 दिया है। 5 और 10 के बीच का कोई ऑप्शन नहीं है, केवल 7 है, तो 7 यहाँ पे टिक किए। और यहाँ पे आसपास का कोई नहीं, 5 है, तो हमने 5 को सिलेक्ट किया। अगला क्वेश्चन देखिए, 121, वन्य जीव बोर्ड, वन्य जीव बोर्ड, वन्य जीव बो- वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 121 का हो जाएगा आपको 1952। 1921 इसका क्या हो जाएगा? 1952। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो उद्योगों की जननी आपको माना जाता है लोहा को, क्योंकि लोहा से ही बहुत काम हुआ है। तो इसका ऑप्शन दिखा दे रहे हैं अभी हम आपको। यहाँ पे है ऑप्शन आपको कि ये ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे सोना, तांबा, लोहा और मैग्नीज। इसका आंसर हो जाएगा आपको लोहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 123 नंबर, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम का आयस्क होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम को बनाया जाता है। ठीक। आगे क्वेश्चन चलते हैं। इसमें है 124 में कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर। 125 में है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक, ध्यान से पढ़िएगा, सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा लौह उत्पादक कर्नाटका, कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे चलिए 126 में सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइड कोयले का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। ठीक। 127 है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जहां से निकलते हैं ना, उसी के साथ प्राकृतिक गैस भी पाए जाते हैं। 128 में है कि
तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर आपको है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक। 129, 129 में है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल आपको हो जाएगा जदुगोड़ा। ठीक। 129 हुआ। अब चलते हैं 130 की ओर। 130 में है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो ये राजस्थान में इसका विकास अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर रेगिस्तान ज्यादा है, भूमि पर्याप्त मात्रा में है। 131 में है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था किस स्थान पे? तो इसमें आंसर करिएगा तारापुर को। ठीक। आगे है 132 में कि किस राज्य में खनिज तेल खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इनमें से हो जाएगा असम। ऑप्शन देख कर टिक करना है, आंसर होगा असम। 133 में कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ और रबी, देखिए यहाँ पे रबी पूछा है, यहाँ पे खरीफ पूछा है। तो खरीफ फसल आपको यहाँ पे आप कर दीजिएगा चावल। कहाँ है चावल? खरीफ में हो जाएगा चावल और रबी में हो जाएगा गेहूं। खरीफ में चावल और रबी में गेहूं, हर साल इन दोनों को रिपीट करता है। 135, निम्न में से कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? व्यवसाय का मतलब किसको बेचने के लिए किया जाए उसे व्यवसायिक कहते हैं। मतलब कि वो होता है कि हम बेचने के लिए सिर्फ इसको रोप रहे हैं। तो वही बताना कि कौन बेचने के लिए नहीं रोपा जाता है, खाने के लिए रोपा जाता है। तो इसमें से कहा गया? यहाँ पे है गन्ना। गन्ना सिर्फ बेचने के लिए ही किया जाता है। जूट भी बेचने के लिए ही किया जाता है। तंबाकू भी बेचने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? गेहूं। इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छे से, इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। ये सब तो किया जाता है व्यवसाय के लिए, लेकिन इसका आंसर होगा, ये कह रहे हैं नहीं, तो नहीं में हो जाएगा गेहूं। गेहूं मतलब खाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि है या नहीं पूछ रहा है। इसमें नहीं में कह रहा है, तो इसका आंसर होगा गेहूं। 136 देखिए, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मध्य प्रदेश। पिछला क्वेश्चन में था, पीछे जाइएगा तो था, वीडियो को पीछे करके देखिएगा। 137 में है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा उड़ीसा में। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। राउरकेला लौह इस्पात उड़ीसा। 138, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग खिलौना उद्योग को कह सकते हैं कि छोटे पैमाने का ये सब उद्योग होता है। ठीक। 139, 139वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? नहीं है कह रहा है। क्या कह रहा है? आधारित नहीं है। ठीक। तो नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको सीमेंट उद्योग। सीमेंट का कृषि से कोई उद्योग लेन देन नहीं है। ये हो गया आपका इसका आंसर। 140वां क्वेश्चन है आपके सामने कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर अखबारी कागजात के छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागजात, इसका आंसर कीजिएगा। 141 में है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है तो चीनी। इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग को उपभोक्ता का उद्योग माना जाता है। ठीक। 142 में है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? मतलब ये फाल्टा एक क्षेत्र है, कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। फाल्टा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। 143 क्वेश्चन देखिए, 143 नंबर। 143 में है, कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854। 144 देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। 145 में भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा, यहाँ पे होना चाहिए किसके द्वारा होता है? तो ये होता है समुद्र मार्ग। कहाँ से होता है? समुद्र से ही। हर देश का समुद्र से ही सबसे अधिक व्यापार होता है जिनके पास समुद्र हो। ठीक। 146, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज रोड बनाया गया है, जो कि आपको देखिए ऐसे फिगर बना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया है। तो यहाँ पे शहर है, जहाँ जहाँ पे इसका पॉइंट है वहां वहां पे शहर है। मैप में देखिएगा, जब मैप का क्लास कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन है? तो उससे संबंधित है चेन्नई। चेन्नई से होते हुए ही गया है। तो इसका आंसर क्या कर लीजिएगा? इसका आंसर करिएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन चलते हैं 147 के, कि बिहार राज्य संपन्न है। तो बिहार राज्य कृषि संपन्न राज्य है। कैसा संपन्न राज्य है? कृषि संपन्न राज्य। 148, गंडक परियोजना है। 148 में कह रहा है गंडक परियोजना है, तो वाल्मीकि नगर में। कहाँ पे है? वाल्मीकि नगर में। 149 में कि गोल घर का निर्माण कब हुआ?
1786 1786 में गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। 150वां क्वेश्चन है, 150 में है, 150 देखिएगा कहाँ पे, हाँ 150 में कि बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, मतलब कृषि क्षेत्र वाला पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि क्षेत्र होता है, तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि होता है। 51 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना। संजय गांधी कहाँ पे है? उद्यान वाला, तो पटना में है। बिहार में, अगला क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो रोहतास जिला में, और हम यहीं के निवासी हैं, रोहतास जिला के। ठीक। 153, कांवर झील स्थित है, कांवर झील कहाँ पे स्थित है, तो कांवर झील आपको स्थित है बेगूसराय में। कहाँ पे? बेगूसराय में। बेगूसराय एक जिला है। 154 क्वेश्चन है, 154 में कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कांटी कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना ये आपको है मुजफ्फरपुर। कहाँ है? हाँ, मुजफ्फरपुर में। ठीक। 155 में है, 155 में कह रहा है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, मतलब बिहार के किस क्षेत्र में खनिज तेल मिल सकता है, तो गंगा के द्रोणी में, गंगा के मतलब किनारे में मिल सकते हैं, बाकी चांस कम ही है। 156 में है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको होता है हाजीपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर। हाजीपुर यहाँ पे है ऑप्शन में, इसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 153 में है कि रेल वर्कशॉप, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो रेल वर्कशॉप आपको मिल जाएगा जमालपुर में। कहाँ पे? जमालपुर। इसका आंसर हो जाएगा जमालपुर। 158 में है कि मंदार हिल, मंदार मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो मंदार हिल आपको है बांका में। कहाँ पे? बांका में। 159 नंबर है, 159 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, मतलब बिहार में ही सिर्फ सिर्फ बिहार में कितना है, तो 6283, 83 किलोमीटर। आपके सामने 160 नंबर क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है, 184 तक है, मतलब एक स्लाइड और है तो उसमें देख लिया जाएगा। क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। आगे है 161 नंबर में कि सासाराम नगर का विकास, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो ये मध्यकालीन, मध्यकालीन सासाराम, और यहाँ पे एक प्रसिद्ध सिरसा का रौजा है। 162 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये हुआ था उनको बोध गया। कहाँ हुआ था? बोध गया में। आगे क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो यह है बिहार में, भारत के बिहार में। और ये बिहार का एग्जाम है, तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। 165 देखिए कि उच्चावच उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था, इस विधि का विकास किसने किया था, तो लेहमान ने किया था इस विधि का विकास। आगे क्वेश्चन चलते हैं 167 पे, सुनामी संबंधित है। अब देखिए ये सब आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन होने वाले हैं, और आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक। आप मानव जनित, कहा गया मानव जनित आपदा, पहले ये है मानव जनित आपदा है, तो कौन मानव जनित आपदा है, तो बाढ़ तो हम लोग ला नहीं सकते हैं, भूकंप नहीं ला सकते हैं, सुनामी भी नहीं ला सकते हैं, लेकिन आतंकवाद हम लोग फैला सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा आतंकवाद। अगला है कि सुनामी संबंधित है, सुनामी किससे संबंधित है, तो स्थल से, आकाश से, समुद्र से। तो समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसे सुनामी कहते हैं। यहाँ पे ये दिया है क्वेश्चन कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप आएगा तो सुनामी आता है, समुद्र में भूकंप आएगा तो सुनामी आता है। अब 169, 169 की ओर चलिए, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि ये तो मानव जनित आपदा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आतंकवाद। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपदा प्रबंधन के सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। 170 में है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था कि कोयला बांध का अधिक निर्माण, वहां पर कोयला बांध का अधिक निर्माण कर दिया गया था, जिसके कारण वहां पे भूकंप आ गया था। आगे है कि सूखा, 71 नंबर में है कि सूखा के लिए उत्तरदायी है, मतलब सूखा कब होता है, वर्षा की कमी से सूखा होगा, कि बाढ़ से, कि भूकंप से, कि ज्वालामुखी क्रिया से, तो जब वर्षा की कमी होगी तो सूखा पड़ जाएगा। 172 में है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, एक बार और ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये हो जाएगा कोसी। नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, नदियों में बाढ़ आने का, इसका ऑप्शन उधर है, हम दिखा दे रहे हैं।
इसके आपको आंसर हो जाए ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जल की अधिकता। तो बहुत से लड़के इसको टिक कर देंगे जो कि गलत है। अगला ऑप्शन है कि नदी की तली में अवसाद का जमा हो जाना, तो यही इसका सही आंसर होगा कि नदी की जब तली भर जाती है, यानी कि जब नदी खाला नहीं रह पाता है, तब उसमें बाढ़ आता है, अधिकता से नहीं। आंसर कीजिएगा बी इसका। 174 में है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो बिहार का, आपको बिहार का क्षेत्र में हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र। कहाँ पे है ऑप्शन में? उत्तरी क्षेत्र यहाँ है। तो आप इसको, एक सेकेंड, इसको आप क्लिक कीजिएगा, बिहार का उत्तरी क्षेत्र। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ आने के अधिक चांस रहते हैं। 75 में कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, बड़ी त्रासदियों में से बाढ़ एक प्रमुख है। बाढ़ एक प्रमुख त्रासदी है। 176 है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन को भूकंप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप। ये आपदा प्रबंधन के बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको कर लीजिएगा। 177 है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के केंद्र पर उपस्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। 178 में है कि सुनामी किस स्थान पे आता है? सुनामी किस स्थान पे आता है? तो समुद्र में। सुनामी आपको समुद्र में आएगा, समुद्र में जब भूकंप आएगा तो उसे सुनामी कहते हैं। 179, इसको थोड़ा डेट याद रखिएगा, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी इसका आंसर। 180 में है कि मलबे के नीचे, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए आपको, कहाँ है ऑप्शन इसका? इंफ्रारेड कैमरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है। ठीक। 181 में कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो गांव से बाहर नहीं, भूमि वाले ऊंचे स्थान पर। हाँ, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, यानी कि इसका ऑप्शन बी होने लगा आंसर। 182 में कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। आजकल हर किसी के पास मोबाइल है और संचार का सबसे अच्छा साधन मोबाइल ही है। 183 में कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट होना, भूकंप, रासायनिक दुर्घटनाएं। प्राकृतिक आपदा कह रहा है तो इसमें आप कहिएगा भूकंप को। ठीक। पूरा ऑप्शन पढ़ के आंसर करना है। ठीक। आगे, ऐसे अब कोई कहेगा कि आग तो जंगल में अपने आप भी लग सकता है, तो वो भी प्राकृतिक आपदा है, तो ऐसे नहीं होता है। इसमें इसको चारों देखेंगे अच्छे से और भूकंप को कहेंगे। ठीक। 184 एक कृषि सुखाड़। 184 को अच्छे से पढ़िएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। कृषि सुखाड़ होने का, कृषि सुखाड़ कब होता है? जल के अभाव में, मिट्टी की लवणता के कारण, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की नमी के अभाव में, तो जल के अभाव। जल नहीं रहेगा तो सुखाड़ हो जाएगा। ठीक। तो बाकी जिनके पास ये पीडीएफ नहीं है, जिनके पास, वो इस नंबर पे मैसेज कर देंगे, उनको पीडीएफ हम भेज देंगे। इस नंबर पे मैसेज करना है। वीडियो पूरा जो भी देखे होंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला इसका नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा साइंस का। इसका आएगा साइंस का नेक्स्ट वीडियो, साइंस का आने वाला है। ठीक। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।